लास्ट क्लास में थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स में जो लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था, तो लास्ट टॉपिक था आपका बॉयल्स लॉ। आज डिस्कस करते हैं चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ बेसिकली क्या कहता है, एट कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहे हैं, मतलब अगर आइडियल गैस इक्वेशन देखा जाए तो पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो प्रेशर कांस्टेंट है, दैट मीन्स चार्ल्स लॉ में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा के। तो दिस इज कॉल्ड चार्ल्स लॉ, मतलब प्रेशर कांस्टेंट एंड वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब जैसे let V naught and VT be the volume of the gas at 0 डिग्री सेल्सियस एंड T डिग्री सेल्सियस। मतलब गैस का वॉल्यूम V naught लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे और VT T डिग्री सेल्सियस पे एट कांस्टेंट प्रेशर। तो वॉल्यूम कोफिशिएंट ऑफ गैस क्या हो गया, VT इक्वल टू V naught 1 प्लस अल्फा T। ये कैसे हुआ, ये ऑलरेडी जब मैंने वॉल्यूमेट्रिक एक्सपांशन पढ़ाया था तो उस समय डिस्कस किया हुआ है और वहां फॉर्मूला भी मैंने बताया था। और P इक्वल टू क्या होता है, P1 V1 अपॉन V1 प्लस V2। चार्ल्स लॉ, अगर अपन कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करेंगे तो इस केस में क्या हो जाएगा, प्रेशर प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपका टेम्परेचर के। इसमें अगर P नॉट प्रेशर 0 डिग्री सेल्सियस पे ले रहे हैं और PT अगर T डिग्री सेल्सियस पे ले रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा, प्रेशर कोफिशिएंट P नॉट 1 प्लस अल्फा बीटा T और फाइनल टेम्परेचर इस तरीके से निकाल लेंगे। बीटा की वैल्यू रख दिया है ऑलरेडी, जब अल्फा बीटा गामा मैंने पढ़ाया था, बीटा इज द सुपरफिशियल एक्सपांशन या एरियल एक्सपांशन बोलते, तो वहां मैंने वैल्यू भी निकाल के आपको बताया था। एंड कीपिंग टेम्परेचर ऑफ द गैस कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे तो प्रेशर चेंज फ्रॉम प्रेशर कहां से, P1 से P2 चेंज हो जाएगा और वॉल्यूम V1 से V2 चेंज हो जाएगा। तो आइडियल गैस, अब देखते हैं आइडियल गैस या परफेक्ट गैस इक्वेशन। एक कंटेनर जिसका प्रेशर P1 वॉल्यूम V1 टेम्परेचर T1, सेकंड का प्रेशर P2 वॉल्यूम V और टेम्परेचर T1, थर्ड का प्रेशर P2 वॉल्यूम V2 और टेम्परेचर T2। तो दिस इज ए क्या हो गया, बॉयल्स लॉ। P1 T1 मतलब यहाँ क्या है, आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ भी आपका T1 है, यहाँ भी आपका T1 है। और इससे क्या हो गया, आपका चार्ल्स लॉ हो गया। टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, लेकिन प्रेशर आपका यहाँ क्या है, देख रहे हैं इसमें और इसमें एक प्रेशर कांस्टेंट है। तो कंसीडर एन आइडियल गैस, कंसीडर करते हैं m मास का, जिसका प्रेशर P1 हो, वॉल्यूम V1 हो और टेम्परेचर T1, और फाइनल वैल्यू हो प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या हो गया, P2 V2 एंड T2। तो चेंज जो हो रहा है टू स्टेप्स में हो रहा है, एक बॉयल्स लॉ में, एक चार्ल्स लॉ में। तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। क्योंकि बॉयल्स लॉ करा ना, पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, मतलब प्रेशर इनटू वॉल्यूम क्या हो जाएगा, आपका कांस्टेंट हो जाएगा। तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2, मतलब V कर देते हैं, इससे आपका वॉल्यूम निकल जाएगा। नाउ कीपिंग द प्रेशर ऑफ द गैस कांस्टेंट, अगर प्रेशर कांस्टेंट अगर रखेंगे तो टेम्परेचर चेंज होगा T1 से T2, और वॉल्यूम कहां से, V से V2 चेंज हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब प्रेशर जो होगा टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो क्या हो गया यहाँ आपका, बेसिकली वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर क्या हो गया, कांस्टेंट, क्योंकि PV इक्वल टू nRT, P अपने कांस्टेंट है, nR तो कांस्टेंट है ही है, तो P अपॉन
सॉरी प्रेशर कांस्टेंट रखा था अपन ने, तो V अपॉन टी इज आल्सो कांस्टेंट हो जाएगा। तो V1T1 अपॉन इक्वल टू V2 अपॉन T2 हो जाएगा, तो इससे FV निकल जाएगा। सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन अपन पीछे देखा था P1 V1 बराबर, तो वो दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए, मतलब P1 V1 अपॉन P2 P1 V2 अपॉन P2, मतलब फाइनल फॉर्मूला हो गया आपका P1 V1 अपॉन P1 P2 V2 अपॉन P2। तो PV अपॉन T इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो PV T इक्वल टू अगर R मान लेते हैं रेशियो, तो अगर PV अपॉन T को R मान लेते तो PV इक्वल टू RT हो जाएगा, तो PV इक्वल टू MRT। तो बेसिकली R किस पे डिपेंड करेगा, आपका नेचर ऑफ द गैस, इट्स वैल्यू इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस के लिए, अलग अलग गैसेस के लिए R की वैल्यू अलग अलग होगा, और R की यूनिट क्या आ जाएगी, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। व्हेन 1 मोल ऑफ द गैस इज कंसीडर, अगर 1 मोल कंसीडर करते हैं तो PV बाई T रेशियो इज द सेम फॉर ऑल गैसेस के लिए। अगर 1 मोल की बात करेंगे तो सभी गैसेस के लिए PV बाई T आपका क्या होगा, सेम होगा। तो इज कॉल्ड, जिसको अब R को स्मॉल r क्या हो जाएगा, कैपिटल R में हो जाएगा, मतलब दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, दिस इज R। और 1 मोल ऑफ गैस के लिए कंसीडर करेंगे तो PV इक्वल टू क्या होगा, RT। अभी तक मैं क्या बात पढ़ा रहा था आपको, PV इक्वल टू NRT। N तो अपन ने यहाँ पहले ही कर दिया कि 1 मोल की बात कर रहे हैं, 1 मोल की बात कर रहे हैं, तो PV इक्वल टू RT हो जाएगा, और N मोल ऑफ गैस होगा तो PV इक्वल टू NRT। इसी को बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, जो कि अपन अभी तक पढ़ते आ रहे थे। तो इस तरीके से PV इक्वल टू NRT गैस इक्वेशन का फॉर्मेशन होते हैं। एसआई यूनिट R का, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, जूल पर मोल पर केल्विन, और इसका ए डायमेंशन फॉर्मूला होता है Ml2 T-2 K-1 और मोल -1। कह रहा है कि इफ द गैस विथ फिजिकल पैरामीटर P1 V1 T1, एक गैस है जिसका कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर दे रखा है, इसको मिक्स किया गया एक अनदर गैस से जिसका कि प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर P2 V2 एंड T2 दिया, तो रिजल्टेंट मिक्सचर जो बनेगा दोनों गैस को मिलाने के बाद उसका फॉर्मूला ए हो जाएगा, मतलब दोनों को ऐड कर देंगे, P1 V1 अपॉन T1 प्लस P2 V2 अपॉन T2 इक्वल टू PV अपॉन T। एंड एयर बबल राइजेस फ्रॉम बॉटम टू ए लेक ऑफ द टॉप, जैसे एयर बबल है, लेक के बॉटम से टॉप पे आ गया आपका। इफ V1 एंड V2 आर द वॉल्यूम ऑफ द एयर बबल, का वॉल्यूम क्या दे रखा है, V1 एंड V2, एंड T1 एंड T2 आर द टेम्परेचर एट बॉटम एंड टॉप ऑफ द लेक, मतलब बॉटम पे वॉल्यूम हो गया आपका V1, टेम्परेचर T1, और लेक के टॉप पे हो गया आपका वॉल्यूम V2 और टेम्परेचर T2 हो गया। तो फॉर्मूले को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रेडियस, जो हाइट लेक, एक तो हो गया h जो हो गया हाइट ऑफ लेक, और स्मॉल h हो जाएगा कि जिस हाइट तक बबल गया। वो बताए क्या होगा इसका आंसर, बॉयल्स लॉ। नहीं, चार्ल्स लॉ होगा ना। बॉयल्स लॉ में तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, भूल गया मनीष। सर वो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो मेरे को लगा बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो मैंने बॉयल्स लॉ बोल दिया। हाँ सही ना, टेम्परेचर कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ क्या कांस्टेंट दिया है क्वेश्चन में, प्रेशर दिया हुआ है ना। अच्छा, प्रेशर दिया हुआ है, अच्छा आगे सर, कांस्टेंट वॉल्यूम। हाँ, ये हो जाएगा जो पहले बताया था चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ। अब देखते हैं आइडियल गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इन टर्म्स ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को के से रिप्रेजेंट करते हैं, के से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट पर मॉलिक्यूल, मतलब
यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट किससे बताते हैं? आर से बताते हैं, अपॉन पर मॉलिक्यूल इक्वल टू के इज कॉल्ड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और Na क्या होता है? तो केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, एवोगाड्रोस नंबर। नहीं सर, नहीं पढ़ा केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में पूछ लेना मैडम से क्या होता है एवोगाड्रोस नंबर। अब पीवी इक्वल टू एनआरटी, और एन क्या है अपना? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो पीवी इक्वल टू स्मॉल एन की प्लेस पे क्या रख दिया अपन ने? एन अपॉन एन ए। तो एन अपॉन एन ए या पीवी इक्वल टू एनआरटी। एन इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द गैस, और के तो पता ही है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कैलकुलेट करते हैं बेसिकली। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इज द गैस कांस्टेंट फॉर 1 मोल ऑफ गैस की बात करें, इट इज सेम फॉर ऑल गैसेस। अगर 1 मोल की बात करेंगे तो सभी गैसेस का ये सेम होगा, जो कि अपन ने प्रीवियस स्लाइड में भी मैंने आपको बताया। सिंस at the same temperature and pressure 1 mole of any gas occupy the same volume। मतलब 1 मोल ऑफ किसी भी गैस का 1 मोल जो रहेगा ना, सेम वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेगा। तो एक्सपेरिमेंटली 1 मोल ऑफ एनी गैस कितना ऑक्यूपाई करता है वॉल्यूम? 22.4 लीटर एट एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाई 22.4 लीटर गैसेस। तो क्या हो जाएगा? एट एनटीपी पे वैल्यू रख दिया H76, B फॉर डेंसिटी 13.6, और G की वैल्यू तो मालूम नहीं है, अपने डाइन में लिख रहे हैं। अपने G की वैल्यू SI यूनिट में 9.8 पड़ा होगा, डाइन में चेंज करेंगे तो 980 हो जाएगा, और टेम्परेचर 273 केल्विन। तो वॉल्यूम ऑफ द 1 ग्राम ऑफ मोल ऑफ गैस, दिस इज दिस। सीसी मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब। तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R इक्वल टू पीवी अपॉन टी, 1 मोल की बात कर रहे हैं। प्रेशर की वैल्यू रख दिया 20, और वॉल्यूम रख दिया, और टेम्परेचर है आपका 273। अब इसको सॉल्व कर ले तो ये आपका आ जाएगा फाइनल कैलकुलेशन। यूनिट क्या? अर्ग पर मोल पर केल्विन। इसको अगर जूल में चेंज करोगे तो 10⁻7 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 8.317 जूल पर मोल पर केल्विन। और कैलोरी में चेंज करोगे तो 1.98 कैलोरी हो जाएगा, मैंने अप्रॉक्स आप 2 कैलोरी भी लिख सकते हो। तो आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की इतनी वैल्यू हुई, जैसा है आप 2 कैलोरी भी यूज कर सकते हो, 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, या 8.317 जूल पर मोल पर केल्विन, और या 8.3, बस ये दोनों से ही काम चल जाएगा, कैलोरी पर मोल और जूल पर मोल पर केल्विन। ये अर्ग की जरूरत ही नहीं है याद रखने। अब ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम इन डिफरेंट केसेस के लिए, अलग अलग केसेस में प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ देखते हैं। एक आपका एक कौन सा ग्राफ है? जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, क्योंकि ये हाइपरबोलिक फंक्शन, हाइपरबोलिक जैसा ग्राफ दिख रहा है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट। आइसोथर्मल कर्व। आइसोथर्मल कर्व अलग अलग गैसेस के लिए डिफरेंट टेम्परेचर पे लिया मैंने, T1 T2 अलग अलग है। तो ये भी वही है आपका आइसोथर्मल कर्व भी है। तो T2 इज ग्रेटर देन T1 हो गया। मास M एंड T आर कांस्टेंट, और M2 इज ग्रेटर देन M1, माने सेकंड का मोलर मास फर्स्ट के मोलर मास से ज्यादा हो। और इस सेकंड केस में क्या है कि M2 इज लेस देन M1। एक इसका ग्राफ हो जाएगा आइसोकोरिक प्रोसेस, क्योंकि क्या है? वॉल्यूम कांस्टेंट है। ये पढ़ता है ना मैथ्स में, एक्स वाई स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस मतलब एक्स इक्वल टू कांस्टेंट। एक्स इक्वल टू कांस्टेंट मतलब एक्स एक्सिस पे वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, दैट इज आइसोकोरिक प्रोसेस।
ये मैथ्स में पूछ सकते हो, स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर्स में है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये यहाँ हो गया आपका प्रेशर कांस्टेंट, तो आइसोबारिक प्रोसेस का ग्राफ हो गया। बताएं क्या होगा इसका आंसर? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सही है। तो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स में आपका नेक्स्ट टॉपिक्स है थ्री फेजेस ऑफ मैटर। तो किसी भी मैटर्स के टोटल थ्री फेज होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो यहाँ सॉलिड का मतलब क्या? सॉलिड, सॉलिड मीन्स जैसे आइस इज द सॉलिड फेज ऑफ वाटर एंड इज हीटेड। अगर इसको हीट करेंगे तो मेल्ट हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा and convert into water. This is the liquid phase. So ice is heated, it is converted into water. That means solid phase is converted into liquid phase. If water is cooled at freezes at 0 degrees Celsius, then it convert into ice. That means water again cooled at 0 degrees Celsius is convert into ice. And liquid is heated, it convert into gas. That means vaporizations, and gases condenses, it convert into liquids. And solids किसमें convert हो जाएगा आपका? अगर solid liquid में convert हो रहा है डायरेक्ट, that is fusion। और liquid आपका अगर solid में convert हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? freezing। solid to gas conversions को क्या बोलते हैं? steam। और गैस टू सॉलिड कन्वर्सन को क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। तो द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द सॉलिड फेज इनटू लिक्विड फेज इज नोन एज द मेल्टिंग पॉइंट। सिंपल है, जिस प्रोसेस के थ्रू आप सॉलिड फेज को लिक्विड फेज में कन्वर्ट करते हैं उसे मेल्टिंग कहते हैं। एंड प्रोसेस ऑफ चेंज, जब लिक्विड फेज को आप सॉलिड फेज में कन्वर्ट करेंगे, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे, दिस इज कॉल्ड freezing या fusion। and the constant temperature at which the solid phase of a substance changes into a liquid phase is called melting point of the substance। the process of changing liquid phase को आप गैस में कन्वर्ट करोगे, जिसको क्या बोलते हैं? vaporization। and changing the gaseous phase को अगर लिक्विड में कन्वर्ट करोगे तो इसको क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन। कुछ इस तरीके से ग्राफ है अलग अलग टेम्परेचर्स पे। तो पहले इसमें क्या कर रहा है? एक टेम्परेचर और हीट ग्राफ है। तो टेम्परेचर हीट ग्राफ में क्या देख रहे हो आप? इस केस में क्या कर रहे हैं? यहां से आपका टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो फेज तो वही रहेगा। या तो देखो दो चीज है, टेम्परेचर एंड फेज। अगर टेम्परेचर चेंज करोगे तो फेज कांस्टेंट रहेगा, और फेज चेंज करोगे तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो ए टू बी में क्या देख रहे हैं? आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, मतलब टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो फेज आपका सेम है। ए पॉइंट पे भी आईसी रहेगा और बी पॉइंट पे भी आपका आईसी होगा। अब बी से सी में क्या देख रहे हैं? टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो इस केस में क्या होगा? आपका आइस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि आप देखते हो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? वाटर आइस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो मतलब आपको इसमें आइस भी दिखेगा और वाटर भी दिखेगा। तो बी पे आइस है और सी पे क्या आ जाएगा? आपका आइस, मतलब वाटर आप बोल सकते हो। अब सी से डी में देख रहे हैं टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो फेज सेम होगा। सी पे भी वाटर होगा और डी पे भी वाटर होगा। सी पे वाटर क्या है? आइस के फॉर्म में है, और डी पे जो वाटर होगा आपका, वो होगा आपका वेपर के फॉर्म में होगा। अब डी से ई पे आए तो डी से ई पे क्या? टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस है, बट फेज चेंज हो रहा है। डी पॉइंट पे क्या है? वाटर वेपर के फॉर्म में है, और ई पे क्या हो जाएगा? वो गैस के फॉर्म में हो जाएगा। फाइनली पूरा कन्वर्ट हो जाएगा, गैस के फॉर्म में हो जाएगा। और ई से एफ में क्या हो जाएगा? आपका टेम्परेचर चेंज कर रहा है, ते हो जाएगा सुपर हीटेड स्टीम। आगे पढ़ोगे
उसके हायर क्लासेस में स्टीम भी 3 तरह के होते हैं, वेट स्टीम, ड्राई सैचुरेटेड स्टीम और सुपर हीटेड स्टीम। वेट स्टीम मतलब जिसमें वाटर की मात्रा हो, जो कि घर में अपन जो स्टीम बनते हैं। ड्राई एंड सैचुरेटेड स्टीम जिसमें वाटर की मात्रा एकदम नहीं हो, प्योर स्टीम होते हैं। और सुपर हीटेड स्टीम मतलब हाई क्वालिटी स्टीम, जिसमें कि वाटर तो खैर होता ही नहीं है, क्योंकि ड्राई में ही नहीं होता है। तो सुपर हीटेड स्टीम में क्या होगा कि हीट की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो ई से इफ में क्या हो जाएगा, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा लेकिन फेज सेम रहेगा, और एफ पे क्या हो जाएगा, सुपर हीटेड स्टीम। तो मेल्टिंग में हीट सप्लाई टू द सिस्टम, मेल्टिंग के लिए सिस्टम में हीट सप्लाई करेंगे। वेपोराइजेशन या बॉइलिंग के लिए हीट सप्लाई टू द सिस्टम, और सॉलिडिफिकेशन और फ्रीजिंग के लिए हीट गिवन आउट बाय द सिस्टम, मतलब सिस्टम से हीट निकालेंगे। कंडेंसेशन का मतलब हीट गिवन आउट बाय द सिस्टम से हीट निकालेंगे। सब्लिमेशन का मतलब हीट सप्लाई करेंगे सिस्टम को, और फ्रोस्ट क्या हो जाएगा, हीट गिवन आउट बाय द सिस्टम से हीट आपको निकालना है। बताए इसका क्या होगा आंसर? वेपराइजेशन। सही है, सब्लिमेशन। सही है। अब इसमें देखते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का मतलब जहां तीनों फेज एग्जिस्ट करता, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, बेसिकली द टेम्परेचर एंड प्रेशर एट विच 3 स्टेट ऑफ वाटर आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। जो अभी मैंने आपको बताया, ऐसा पॉइंट जहां तीनों फेज एग्जिस्ट कर रहा, लॉक, सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर, दिस इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट। कुछ डायग्राम से देख लें तो ज्यादा सही से और क्लियर हो जाएगा। दिस इज सब्लिमेशन लाइन, ये हो गया आपका पी से एन स्ट्रीम लाइन, दिस इज ए पी पॉइंट, दिस इज यहाँ सॉलिड और वेपर दोनों एग्जिस्ट कर रहा है। ये हो गया आपका लिक्विड लाइन, दिस इज पी से एम लिक्विड लाइन है, पी से एन स्टीम लाइन है, और क्यू से पी आपका सब्लिमेशन लाइन। तो यहाँ आपका देख रहा है कि ये आपका आइस लाइन भी मिल रहा है, स्टीम लाइन भी मिल रहा है, और आपका ये सब्लिमेशन लाइन मिल रहा है। तीनों पॉइंट यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसी को बोलते हैं ट्रिपल। एंड एज द स्लोप ऑफ द कर्व इज पॉजिटिव, इट्स सो दैट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द स्टीम इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर। मतलब जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करोगे तो स्टीम की बॉइलिंग पॉइंट ये आपका इंक्रीज। दिस कैन बी ऑब्जर्व बाय प्रेशर कुकर में, आप ये देख सकते हो कर्व। अब मालूम है पीएम क्या हो रहा है, वेरिएशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस विथ प्रेशर। एज द स्लोप ऑफ द कर्व इज निगेटिव, अगर स्लोप निगेटिव हो जाए तो क्या बताता है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द आइस डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन प्रेशर। जैसे जैसे प्रेशर आप बढ़ाओगे आइस का मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। अब देखते हैं इसमें सब्लिमेशन लाइन और फ्रोस्ट लाइन। जैसा कि पीछे डायग्राम में पीक्यू क्या था आपका, सब्लिमेशन लाइन था। ये मैं कर्व फिर से बता देता हूँ, ये डायग्राम था, दिस इज पी क्यू। तो पी क्यू क्या लाइन था आपका, सब्लिमेशन लाइन या और पोस्ट लाइन। Along the curve, the ice and steam are in equilibrium. इसमें आइस और स्टीम दोनों क्योंकि एक इक्विलिब्रियम में रहेंगे। The curve show the variation of sublimation point with pressure के साथ आपका sublimation point vary करता है। All the 3 lines P M A N हो गया और M हो गया, तो P N P Q and P M meet at a single point पे meet कर रहा है, this is called triple point. At the corresponding temperature and pressure, the 3 phase of water coexist। मतलब इस पॉइंट पे तीनों फेज लिखेगा। कुछ अमाउंट में आपको आइस भी रहेगा, कुछ अमाउंट्स में आपको वाटर्स में रहेगा, कुछ अमाउंट्स में आपको वेपर्स भी रहेगा। इसका बताए क्या होगा आंसर, दिस इज प्रेशर कुकर। द टेम्परेचर ऑफ प्रेशर एट विच 3 स्टेट ऑफ आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट। 3 फेज ऑफ क्या हो जाएगा आपका
वाटर। होरफ्रोस्ट लाइन को कौन सी लाइन बोलते हैं? दिस इज सब्लिमेशन लाइन। ये मैंने आपको एक पार्ट करवाया।